टॉपिक का नेम है द थ्योरी ऑफ द फिशन प्रोसेस। ठीक है, अभी तक हमने जो स्टार्ट से ही फिशन के चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने उसकी फिशन की डिस्कवरी देखी। ठीक है, और फिर एक न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस कर दिया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी, फिर उसमें कैसी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, उन प्रोडक्ट का मैथ किस रेंज में हो सकता है। ठीक है, और उनकी हम एग्जिस्टेंस किस तरह से चेक कर सकते हैं, उनकी एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इक्वेशन की बेस पे हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। अभी तक कोई हमने इसके बारे में कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं की। अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से मीन जैसे आप कहें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसकी फिजिक्स क्या है। अभी तो हम सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं कि आपका यूरेनियम जो है वो एक टारगेट है, उसके उस पर आप कोई भी लाइटर चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रॉन जो है वो उसको स्ट्राइक करवाते हैं और वो स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकली जो है वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे इस रिएक्शन को या इस फिनोमिना को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बोहर एंड व्हीलर थ्योरी बोलते हैं। इसको जो दो साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकली फिशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की ट्राई की। ठीक है, बोहर और व्हीलर ने, कि किस तरह से आपका जो एक न्यूक्लियाई है वो दो न्यूक्लियाई में सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, फिर दो न्यूक्लियाई से। तो उन्होंने जो बेस बनाई थी बोहर एंड व्हीलर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को कंसिडर किया, उसको एज्यूम करके ये जो थ्योरी है उसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, आपको याद हो तो हम उसे यूज़ करके ड्रॉप मॉडल को, यानी कि जो हमने न्यूक्लियस की अजम्पशन बनाई थी उसे कंपेयर किया एक ड्रॉप की तरह। उसमें जो फोर्सेस थी उनको भी हमने डिस्कस किया कि उसमें कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। और बेसिकली हम वो फार्मूला किस लिए यूज़ करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए और मैस जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है या मैस का फार्मूला है जो हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल से फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम किया था उसमें कि जो आपका न्यूक्लियाई है वो उसको हमने कंपेयर किया था, और हमने कहा था कि बिल्कुल इसी तरह से स्फेरिकल शेप में है जैसे आपका एक लिक्विड का ड्रॉप होता है। ठीक है, और दूसरी हमने इसको बोला था कि जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं और कोहेसिव फोर्सेस हैं उनका बैलेंस जो है वो आपके ड्रॉप को उसकी स्फेरिकल शेप में मेंटेन करके रखा हुआ है। जब तक इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस रहता है आपके ड्रॉप की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप रहती है। ठीक है, और जब ये फोर्सेस का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है तो जो स्फेयर की शेप है वो डिस्टर्ब होती है। तो इन कंपैरिजन विद द न्यूक्लियस जब हमने ये बात की तो हमने कहा था कि आपके जो न्यूक्लियस में भी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस और जो शॉर्ट रेंज आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनका जो है वो बैलेंस है, और उनके बैलेंस की वजह से आपका जो स्फेयर है, जो न्यूक्लियस है, वो अपनी स्फेरिकल शेप को मेंटेन करता है। और जहाँ पे ये आपका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, यानी जहाँ आपकी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो ग्रेटर हो जाती हैं, ओवरकम करती हैं शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस को, तो जो न्यूक्लियस की शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है या आपका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप में नहीं रहता। ठीक है, तो ये वो चंद पॉइंट्स हैं जिनको हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में डिस्कस किया था, जिसकी हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बेस बनाई थी। तो इन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाया है, इन्हीं फोर्सेस को बेस बनाया है बोहर एंड व्हीलर ने अपनी इस थ्योरी में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका लिक्विड ड्रॉप न्यूक्लियस है, मतलब आप वो लिक्विड न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं, जब आप बोहर व्हीलर थ्योरी डिस्कस करते हैं तो वो इसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप न्यूक्लियस, सिर्फ शेप की बेस पे। ठीक है, उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है सरफेस टेंशन फोर्सेस पे और कूलम रिपल्सिव फोर्सेस पे। ठीक है, ये मैंने आपको अभी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो रिवाइज करा दी कि जो शेप है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस और सरफेस टेंशन फोर्सेस पे। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे मैं सरफेस टेंशन की बात भी कर रही हूँ और कूलम रिपल्सिव की बात भी कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको ना तो पूरा लिक्विड ड्रॉप बोल रहे हैं और ना ही इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं।
ठीक। तो हम इसको ड्रॉप की हैसियत से देखें तो हम इसमें सरफेस टेंशन की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और अगर हम इसको न्यूक्लियस के तौर पे करें तो चार्ज पार्टिकल की वजह से हम इसमें रिपल्सिव फोर्सेस का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो जी, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप में अभी मैंने बात की कि हमने जो बैलेंस किया हुआ है, जो हमारी ड्रॉप शेप है वो बैलेंस है कूलम रिपल्सिव फोर्सेस और सरफेस टेंशन फोर्सेस की वजह से। अब क्या है कि अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो हम न्यूक्लियस के बारे में ये कहते हैं कि आपका यूरेनियम कब स्प्लिट अप होगा, जब आप उस पे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं। हम फिशन में ये पढ़ते हैं कि जब आप यूरेनियम को स्ट्राइक करवाएंगे न्यूट्रॉन के साथ, तो आपका जो यूरेनियम है वो स्प्लिट अप होगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी? इसके पीछे ये है कि जब आप न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं तो बेसिकली आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं यूरेनियम को। और जब आप एनर्जी, जो आपने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि जब आप एनर्जी देते हैं तो जो कैप्चर्ड पार्टिकल है उससे जो अवेलेबल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके कंपाउंड न्यूक्लियस में, और उसके बाद आपका जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वहाँ पे जाके फिर उसकी जो स्टेट है वो डिसाइड करती है कि उसे किस तरह से डिके करना है या स्प्लिट अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब आपका न्यूक्लियस ड्रॉप लाइक शेप में है, तो अगर हम इस ड्रॉप को कोई एनर्जी दे दें, ठीक है, और वो एनर्जी किस तरह की एनर्जी हो, वो एक्साइटेशन फॉर्म में है, यानी कि आप उसको एनर्जी दें और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो हम किस फॉर्म में ये एनर्जी देते हैं? स्लो न्यूट्रॉन की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इस ड्रॉप को एनर्जी दें एक स्लो न्यूट्रॉन की फॉर्म में जो कैप्चर हो जाए, तो ऑसिलेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं ड्रॉप के अंदर। और जब ड्रॉप के अंदर ऑसिलेशंस होती हैं तो इस ऑसिलेशंस की वजह से जो ड्रॉप की स्फेरिकल शेप है वो डिस्टॉर्ट होती है, और वो इन ऑसिलेशंस की वजह से एक एलिप्साइडल शेप में आ जाता है। ठीक है, ये अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो फिगर 19.8 है इसमें हम ये बात करें कि ये आपका स्फेरिकल शेप न्यूक्लियाई है जो कि ग्राउंड स्टेट में है। जब आप इसको एक्साइटेशन एनर्जी देंगे किसी भी फॉर्म में, जैसे भी हमने कहा स्लो न्यूट्रॉन की फॉर्म में, तो इसके अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑसिलेशन होने की वजह से इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होके एलिप्सॉइडल शेप हो जाएगी। ठीक है, और ये मज़ीद इस तरह से एलोंगेट शेप में आ जाएगा। और अगर ये, अब ये डिपेंड करता है, अभी मैंने बोला हम स्लो न्यूट्रॉन जो है उसके ज़रिए एनर्जी दें, तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, अगर एक्साइटेशन एनर्जी इसकी हम थोड़ी ज़्यादा कर दें तो आपका जो न्यूक्लियस है वो अपनी एलिप्सॉइडल शेप से एक डम्बेल शेप में बन जाता है इस तरह से, ये स्लाइटली और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये डम्बेल शेप बन जाती है। यहाँ तक ये जो प्रोसेस होता है आपकी सी जो फिगर्स हैं, ये सी आप देखें सेम ही नाम है क्योंकि ये सेम स्टेट है, ये थोड़ा इनिशियल और ये थोड़ा इसको एडवांस लेवल पे दिखाया गया है। तो जब ये आपका शेप आ जाता है सी, तो सी पे आके फिर आपकी जो कूलम रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनका जो करेक्टर होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कूलम रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये जो इसके बेल्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, और आपका जो ड्रॉप है वो सेपरेटली दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो इन दोनों जो आपके बने हुए हैं डंबल्स के बेल, उनको एक दूसरे से अवे करती है, उसको उनको अपार्ट करती है और वो स्प्लिट हो जाते हैं, और हमारे पास फिर से दो ड्रॉप्स वो बन जाते हैं जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, ये पूरा आपने प्रोसेस अभी आपको देखा। अच्छा, अगर अब ये इसमें रीज़न क्या थी कि मैंने आपको बताया अभी कि आपका जो
फोर्सेस हैं, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो आपकी सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं, ये दोनों बैलेंस कर रही हैं। इस पॉइंट तक ये बैलेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने एक्साइटेशन एनर्जी दी ए शेप को, यहाँ पे आपने इसको एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, यहाँ आपने इसको एक्साइटेशन एनर्जी दे दी हुई है, यानी इसने न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया हुआ है इस दोनों केसेस में, बी में, और इसमें ऑसिलेशंस हो रही हैं। ठीक है, ऑसिलेशंस के दौरान आपने देखा हुआ है ऑसिलेटरी मोशन कैसी मोशन है, कभी आपका बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और कभी जो आपका वो मीन पोजीशन पे जाता है। ठीक है, जब तक आपकी रिपल्सिव फोर्सेस और जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं या जो आपकी शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो बैलेंस में रहती हैं, तो आपका जो ड्रॉप होगा या जो ऑसिलेशंस होंगी वो क्या करेंगी, वो पार्टिकल को अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करवाएंगी। ठीक है, यानी यहाँ अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो आप जब भी आपका जो सरफेस टेंशन फोर्सेस की वजह से आपका न्यूक्लियस की शेप बनी हुई है, यानी लिक्विड ड्रॉप की शेप बनी हुई है, जब भी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो उसकी वजह से शेप डिस्टॉर्ट होती है, यानी कि इस तरह से इलिप्सॉइडल बनता है, तो फौरन से जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं वो उसको इसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती हैं और ये दोबारा से स्फीयर बन जाता है। लेकिन जब आप एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा दे देते हैं और ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं वो इसको ओवरकम नहीं कर पाती, तो फिर कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो इनको एक दूसरे से अपार्ट करने की कोशिश करती हैं और इनकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशंस का काम ये होता है कि कभी मीन पोजीशन और कभी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अगर आपकी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस ओवरकम करेंगी, सरफेस टेंशन फोर्सेस से ज़्यादा होंगी, तो ही ये डंबल शेप अटेन होगी और दो सेपरेटली लिक्विड ड्रॉप जो है वो एंड में आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई केस ऐसा आए कि अगर आपका जो कूलम रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से आपकी डी शेप होने के बाद, यानी एलिप्सॉइडल बनने के बाद, जो आपका न्यूक्लियस है या जो आपका ड्रॉप है वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस अटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमिना होगा, ये वो फिनोमिना होगा कि जिसमें आपका जो न्यूक्लियस है यानी आपका जो यूरेनियम है वो स्प्लिट अप नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ कि आपका जो फिशन है, फिशन की प्रोबेबिलिटीज हैं, उसका क्रॉस सेक्शन है कि कितने % प्रोबेबिलिटी होगी फिशन होने की, नहीं होगी। अगर तो फिशन होती है तो स्प्लिट अप हो जाता है। दूसरे केस में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर फिशन नहीं होती तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन तो एब्जॉर्ब हुआ, कंपाउंड भी बना, लेकिन उसके बाद वो जस्ट गैमा रे या कोई अल्फा पार्टिकल एमिट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फिगर ए से लेके डी तक, ये तब है जब फिशन हो जाती है, यानी कि आपकी जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है वो सरफेस टेंशन फोर्स को ओवरकम कर लेती है। लेकिन जिस केस में हम ये कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस इतनी इफेक्टिव नहीं है और जो न्यूक्लियस है उसमें जो फोर्सेस है कूलम रिपल्सिव फोर्सेस उसको बैलेंस कर रही हैं आपकी जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं या जो आपकी सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो गैमा रे या किसी चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से उसने इन फोर्सेस को बेस बनाते हुए और लिक्विड ड्रॉप मॉडल को बेस बनाते हुए एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो था वो फिशन का बनाया। ठीक है, तो अभी हमने देखा है ये देखा है कि मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर जब आप न्यूट्रॉन को कहते हैं कि कैप्चर होता है तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो ड्रॉप है वो इलिंगॉट हो जाता है, यानी कि वो आपका एक स्प्रिंग की तरह से वो बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा है कि ये या तो एलिप्सॉइडल शेप। हाँ जी, तो अगर हम तो मैंने आपको फिशन के दोनों केसेस बता दिए, यानी कि थ्योरेटिकली इसमें यही एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो री शेप है वो अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर सकता है ड्रॉप जो है। ठीक है, तो अभी एक अगर आप इसको यूं बिहेव कर रहे हैं, यानी कि ये एक, जैसे आप स्प्रिंग की बात कर ले, स्प्रिंग में भी ऑसिलेशंस क्रिएट होती हैं, तो आप कहते हैं कि आप कभी स्प्रिंग को आप रिलीज करते हैं, कभी वो कंप्रेस होता है। ठीक है,
मीन कभी वो एक्सटेंड होता है अपनी मीन पोजीशन से और कभी वो उस पर वापस आ जाता है। अगर हम उसी से कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से आपके स्प्रिंग के केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास ड्रॉप के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि जब आपका वो स्फेरिकल शेप में होता है और जब आपका वो डी फॉर्म होता है और डी फॉर्म से वापस ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तो वहाँ किसी ना किसी स्टेज पे किसी न किसी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। और बोहर जो थेरी है, यानी कि ये बोहर व्हीलर थेरी है, वो इस कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इसको वो कंसिडर करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप। ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामीटर हमें क्या बताएगा, इस पैरामीटर को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप। डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप का मीन कि आपका जो ड्रॉप है उसकी जो शेप है, उसकी जो फॉर्म है, वो कितनी डिफॉर्म हुई है, तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप। और वो किस पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी, फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, यानी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका लिंक किसके साथ है, आर के साथ, एक पैरामीटर जिसको आप डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप कह रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपने जब आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, तो आर आप डिस्टेंस लेते हैं दो पॉइंट के दरमियान या दो चार्जेस के दरमियान, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस ही है, लेकिन ये डिस्टेंस इस तरह से लिया जा रहा है कि वो आपके स्फेरिकल शेप की फॉर्म और उसकी शेप के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि जब आप इस डिफॉर्मेशन पैरामीटर को, डिफॉर्मेशन पैरामीटर है तो ये आपको क्या बता रहा है, मैंने अभी बताया कि ये डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन बताता है, यानी कितनी डिफॉर्मेशन हुई है। अगर इसकी वैल्यू आप जीरो कंसिडर कर लें, यानी आर इज इक्वल टू जीरो है, आपका जो डिफॉर्मेशन पैरामीटर वो जीरो है, इसका मतलब क्या है कि डिफॉर्मेशन नहीं हुई। तो डिफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि नहीं होने का मतलब ये है कि एट आर इज इक्वल टू जीरो आपका जो न्यूक्लियस है वो अपनी ओरिजिनल शेप में यानी स्फेरिकल शेप में मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो शेप है वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म जो है वो हुई है। ठीक है, तो जब आप r इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, r इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो आप इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हैं और इनिशियल स्टेट में इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। और उस टाइम पे जो एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि फिशन के प्रोसेस में जैसे जैसे उसकी शेप चेंज हो रही है या स्टेजेस चेंज हो रही हैं, तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे चेंज होती है। तो जब आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेट लेते हैं जिसको आप ए बोल रहे हैं, वो जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी जिसमें आप जिसको आप ए कह रहे हैं, वो ओरिजिनल शेप है, जो उसकी स्फेरिकल शेप है ड्रॉप की, जो इनिशियल स्टेट है, तो उस टाइम पे आर जो है यानी कि जो डिफॉर्मेशन पैरामीटर है वो ज़ीरो है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसका फार्मूला गिवन है, जिसमें आप अगर आपको याद हो तो हमें पता है बाय आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी फार्मूला से आप पढ़ते हैं एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे सी स्क्वेयर जो है वो पहले लिख दिया हुआ है, यहाँ से मैं हाईलाइटर लूँ जी। तो यहाँ पे सी स्क्वेयर हम पहले लिख दिया और बाकी सारे का सारा ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर आपका मैस है, जिसमें ये आपका टोटल मैस है न्यूक्लियस का। और उसके बाद ये जो मैसेज, दो डिफरेंट मैसेज आपके पास आ रहे हैं, वो आपके जो दो प्रोडक्ट बनते हैं या दो फ्रेगमेंट्स बनते हैं फिशन होने के बाद, ये उन दोनों के लिए है। ठीक है, ए जी ये आपका रिप्रेजेंट करेगा उस न्यूक्लियस को जब आपकी फिशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, और फिशन होने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको उसने रिप्रेजेंट किया है 1 और 2 के साथ, क्योंकि हमने अभी तक कहा कि जो पॉसिबल फिशन में प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एवरेज 2 ही बनती हैं, तो इसलिए हमने इसको 1 और 2 की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जो आपकी इस वक्त ई नॉट है, वो मैंने आपको बताया कि वो ग्राउंड स्टेट आपकी बताएगी। ई नॉट इस वक्त वो आपकी ग्राउंड स्टेट ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस है, जो कब बनती है ग्राउंड स्टेट, किसको आप ग्राउंड स्टेट कहेंगे, जब आपके न्यूक्लियस ने या आपके टारगेट ने कोई न्यूट्रॉन कैप्चर किया।
ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। ई नॉट कौन सी एनर्जी है, इस डायग्राम पे दोबारा देखें, ये आपका ओरिजिनल स्टेट, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई। यहाँ पे अगर डिफॉर्मेशन नहीं हुई तो यहाँ पे जो आपका डिफॉर्मेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या है, आर की 0। और जब आप आर को 0 ले रहे हैं तो इस वक्त जो आपकी एनर्जी होगी, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, ई नॉट की वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रही है आपके कंपाउंड न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट को। अब ग्राउंड स्टेट मैंने बोला वो फर्स्ट स्टेप है जब जस्ट आपके टारगेट ने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया, ठीक है, उसको आपने ग्राउंड स्टेट बोला है। वो एक्साइटेड क्यों नहीं है, क्योंकि एक्साइटेड मैं से इसलिए नहीं कह रही कि न्यूट्रॉन कैप्चर तो हुआ है, अभी उसका एनर्जी शेयरिंग अंदर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया। तो जस्ट टू कैप्चर एनी प्रोजेक्टाइल, वो आपके जो कंपाउंड न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट है। तो उस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, उसने यहाँ पे जो ई नॉट का फार्मूला आपको दिया है, वो उस ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। और वो आपके पास कैलकुलेटेड है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द केस ऑफ यूरेनियम 236 जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इसमें आपका जो न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ उसकी वजह से जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो कंसिडर नहीं की गई, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की गई है फॉर यूरेनियम 236, वो कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, अब हमने ये फिशन के प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि एक आपका हैवी न्यूक्लियाई जो है वो कैप्चर करने के बाद दो इंटरमीडिएट में स्प्लिट हो जाता है न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो अगर आप इसका उलट कंसिडर कर लें तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास दो न्यूक्लियाई बने हुए हैं एक सिंगल के स्प्लिट से, यानी कि एक प्रोसेस आप ए से बी पे लेके जा रहे हैं, यानी ए से बी बना है तो बी से ए कंसिडर करके कि बी से ए बन रहा है, हम इस प्रोसेस को रिवर्स करके भी डिस्कस कर सकते हैं, फिशन के प्रोसेस को भी। आगे जाके मैं ये बात डिस्कस करूंगी जो उन्होंने थ्योरी के हिसाब से बताई है। अभी यहाँ पे मैं एक डायग्राम पे फोकस करती हूँ। लेट्स सपोज ये लेंथानम है और ये ब्रोमीन है, ठीक है। आपका जो बेरियम है, सॉरी, आपके जो सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ द फिशन पे, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आपका फर्स्ट टाइम यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन हुई थी या जो आपका यूरेनियम था वो डिके हुआ था, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बने थे वो लेंथानम और बेरियम बने थे, ठीक है। और लेंथानम और बेरियम में लेंथानम जो है वो उसका मैस 148 यानी मैस नंबर होता है, और जो आपका बेरियम होता है उसका मैस नंबर जो है वो 87 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसीलिए ये जो दो आपको स्फेयर बने हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से जो लेंथानम है इसका साइज ज्यादा है और जो आपका बेरियम है इसका साइज कम है। ये शो करवाने के लिए कि जो दो फिशन में आपके पास प्रोडक्ट्स आई हैं उनमें एक ज्यादा मैस नंबर की है और एक कम मैस नंबर की है, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा जो आर होगा, हमारा जो आर होगा वो इन, अच्छा, इसका एक सेंट्रल पॉइंट है यानी मेन पोजीशन है लेंथानम का, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको ड्राइंग से ही बता देती हूँ। एक इसका सेंट्रल पॉइंट है और मैं यहाँ पे इसका सेंट्रल पॉइंट कंसिडर करती हूँ। अच्छा, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला लें, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ कि R1 इसका रेडियस है मीन पोजीशन यहाँ तक और R2 जो है वो इसका रेडियस है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो सम होगा उसको हम डिफॉर्मेशन पैरामीटर डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसलिए बताया है कि आगे जाके हमने इसको डिफाइन करना है। तो यही भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसके सेंट्रल पॉइंट और इसके सेंट्रल पॉइंट के दरमियान जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही होगी उसको हम स्मॉल आर कहेंगे, दैट विल बी द सम ऑफ R1 प्लस R2।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये पॉइंट। यहाँ पे अगर R1 जो है, R1 एंड R2 आर द रेडियई ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, यानी आपके जो दो प्रोडक्ट्स अभी मैंने ऊपर बताए, लेंथनम और बेरियम, उन दोनों के जो प्रोडक्ट्स का रेडियस है वो R1 है, एक को हमने कहा, दूसरे को R2 होगा। तो जो आपका स्मॉल r होगा, जिसको आप डिफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप कह रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू आपके रेडियाई का। ठीक है, तो ये आपके डिफॉर्मेशन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के सम अप से। ठीक है, अगर अब क्या हो सकता है कि ये एक डेफिनेशन है, आपने R1 की वैल्यू ले लें और R2 की वैल्यू ले लें, तो इन दोनों को सम अप करके आपके पास एक डिफॉर्मेशन पैरामीटर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर आपके पास जो वैल्यूज आए आर की वो स्मॉलर देन इन दोनों न्यूक्लियर रेडियाई जो हैं, न्यूक्लियर जो आपके दो प्रोडक्ट्स बने हैं उन दोनों के जो रेडियाई हैं उनको आप सम अप करें। अगर आपके डिफॉर्मेशन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो इस सम अप से, दोनों रेडियाई के सम अप से आपकी वैल्यू आपकी स्मॉल है, तो आपका जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप फ्रॉम इट्स स्फेरिकल शेप, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपका जो डिफॉर्मेशन पैरामीटर है फॉर, अगर आपके आर की जो वैल्यू है, इस आर की जो वैल्यू है, जो डी आपकी इस इन दोनों के ऐड से ऐड करके जो वैल्यू आएगी उससे कम होगी, तो आपका जो आर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री ऑफ डेविएशन, यानी कि जो ओरिजिनल शेप थी उससे कितना डेविएट हुआ है, उससे कितना चेंज हुआ है। ये पिछली डायग्राम पे आ जाए तो अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये आर इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे या यहाँ पे डिपेंड करेगा कि R की वैल्यू R प्लस R12 से कितनी छोटी या बड़ी है। अगर R की वैल्यू R+1 और R2 से, R1 प्लस R2 से छोटी है, तो फिर वो किस चीज़ को मेजर करेगी, डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल शेप, यानी कि स्फेरिकल शेप से वो कितना डेविएट हुआ है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये है कि लेट्स सपोज कि जो इसकी वैल्यू है आर की वो ग्रेटर हो जाए R1 प्लस R2 से, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो एनर्जी है जिसको आपने अभी कहा था कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो सिंपली क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, जो कि दोनों आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक्चुअली हमने अभी तक ये सारा जो अभी पैराग्राफ स्टार्ट किया है ये हमने किस लिए कर रहे हैं, हम उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे एग्जिस्ट करती है। तो पहले आपने पॉइंट 0 पे बता दिया, जब r इज इक्वल टू 0 था तो वहां पे आपने ऊपर डेफिनेशन बताई है कि r इज इक्वल टू 0 पे जो आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। इस पोटेंशियल एनर्जी को आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस की, और उसकी वैल्यू यूरेनियम के लिए इतनी कैलकुलेट की है। दूसरी स्टेज आपकी क्या हो सकती है कि जब आपका r जो है दैट इज स्मॉलर देन दिस सम अप, यानी इन दोनों के सम अप से अगर r की वैल्यू स्मॉलर है, तो फिर आपके पास आपकी आर जो होगी वो क्या देगी आपको कि आपका जो स्फेयर है वो ओरिजिनल शेप से कितना डेविएट हुआ। तीसरे केस में हमने ये कहा कि अगर आपका आर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाए, ठीक है, यानी जितना आपने दो न्यूक्लियाई को जोड़ा हुआ है, ये जो ऊपर आप स्फेरिकल शेप कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये, यहाँ मैंने स्टार्ट में आपको लाइन बना के इसलिए दिखाई, अगर यहाँ पे ये आपने इसके सेंटर और इसके सेंटर को जोड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका जो आर है उसकी वैल्यू उससे ग्रेटर हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जो सफेयर हैं वो अब सफेयर नहीं है, वो एलोंगेट हो गए हैं, वो स्ट्रेच्ड हो गए हैं। ठीक है, आर आपने क्या डिफाइन किया है, इनके दरमियान एक लाइन आपने ड्रा की हुई है, इधर से लेके इधर तक आपने एक लाइन ड्रा की है। ठीक है, तो अगर स्मॉल आर इससे इस इन दोनों के सम से ग्रेटर हो गया, तो यानी कि उसकी वैल्यू की वजह से वैल्यू जो है वो क्या शो करेगी कि ये अपनी इनकी जो एक दूसरे से ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। स्ट्रेच का मतलब ये कि इनके दरमियान कोई ना कोई
रिपल्शन आ जाएगी, ठीक है। रिपल्शन की वजह से ये elongate हो जाएंगे, ठीक है। तो किस केस में, जब आपका स्मॉल आर जो है वो इन दोनों के रेडियाई के सम से ग्रेटर हो जाएगा, तो फिर उस वक्त आपकी जो एनर्जी होगी वो सिंपली क्या होगी, रिपल्शन होगी बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और उस एनर्जी को एट दैट पॉइंट उसने डिफाइन किया हुआ है इस वैल्यू से, जो कि नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम देखते हैं Z1 Z2, यानी इन दोनों के चार्ज नंबर मल्टीप्लाई बाय ये आपका होता है Q1 Q2, और यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इसलिए इसके ई स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये हमने इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने कहा है, यहाँ पे ये आपकी ये जो सी लाइन है, सी पॉइंट है, ये किस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ पे अब रिपल्शन हुई है, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है जब आपकी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस ओवरकम करती हैं, तो इस रिपल्शन के टाइम पे जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है Z1 Z2 ई स्क्वायर ओवर आर से। तो अब आप देखें कि इस फार्मूला में आर जो है वो इसकी डिवीजन में आ रहा है, तो इट मीन्स के जो एनर्जी है वो इन्वर्सली रिलेट कर रही है आर के साथ। तो आप कहते हैं ई जब इंक्रीज करेगा, जब डिस्टेंस जो है वो दो फ्रेगमेंट्स के दरमियान डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ई जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर आप इसके रेसिप्रोकल देखें, अगर आप आर को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। और एक केस अगर आप ऐसा कंसिडर कर लें कि आर आपका इन्फिनिटी आ जाए, आर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए, तो इस केस पे हम कंसिडर करेंगे जो आपकी एनर्जी है उसको आप इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी अभी जो आपने ऊपर डायग्राम देखी है, क्योंकि टाइम कम है, मैं यही से रेफरेंस, ऊपर जो आपने दो सर्कल जुड़े हुए देखे हैं जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेगमेंट्स, तो उस वक्त आपने आर को डिफाइन किया हुआ है कि R1 प्लस R2 के बराबर है। अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट में आर की ये डेफिनेशन बनाई थी कि दो सेंट्रल पॉइंट दोनों के, उन दोनों का जो सम अप है उसको आपने आर कहा हुआ है। तो इस तरह आपकी जो एनर्जी का फार्मूला है उसको हम आर की बजाय Z1 Z2 ई स्क्वायर ओवर R1 प्लस R2 बोलेंगे। और ये जो एनर्जी होगी ये आपकी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस है। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को रिपल्शन वो दे रहे हैं, तो वो रिपल्शन किन की वजह से है, वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। तो उस एनर्जी को हम ई की बजाय ई सी से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी कूलम एनर्जी है। और उस टाइम पे जो आपका आर है, हमने आर को पीछे डिफाइन किया, वो किसके इक्वल है, आपका जो आर है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन तक 19.7 तक मैं इसको वाइंड अप कर दूंगी, और कल जो रिमेनिंग इसका टॉपिक रह गया वो इस जो आपकी एक डायग्राम ऊपर हमने डिस्कस की है उसके साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रह गई है, ये वाली, ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट रह गई डिस्कशन कि R1 के साथ ये आपकी एनर्जी जो है, यानी R के साथ जो आपके सेपरेशन ले रहे हैं इन दो के दरमियान, आप आर को इसके रेडियाई प्लस इसका रेडियाई, यहाँ से यहाँ तक आपका R1, यहाँ से यहाँ तक आपका R2, इन दोनों के सम के इक्वल आप आर को ले रहे हैं। तो इस आर की वेरिएशन से या इस आर के हिसाब से आपकी एनर्जी में क्या वेरिएशन आ रही है, ये 3 डिफरेंट कर्व जो है वो डिस्कस की गई हैं। कल हम इसको लास्ट